चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने गिरी ट्यूटोरियल्स के चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले आपकी पॉलिटिकल साइंस के कुछ क्वेश्चंस के बारे में, जहां पे मैं वन शॉट तरीके से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो मैं आपके क्या करवाने वाला हूं, किसके, आपके एक्सप्लेन दी कंसेप्ट्स के। ठीक है, तो चलो एक एक करके यहाँ पे चीजें करते हैं। तने फोन, ठीक है, चलो एक एक करके हम यहाँ पे चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारा जो 10 साल का दंगल बैच है लॉन्च हो चुका है। अगर नहीं ज्वाइन किया तो फटाफट से जाके ज्वाइन कर सकते हो, अपनी चीजों को कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं। सबसे पहली चीज क्या बोला गया, देखो ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के लिए आता है। कितने मार्क्स के लिए आता है? 2 मार्क्स के लिए आता है। और हमें चीजें क्या कवर करनी, चलो ठीक है। क्या बोला गया, राइट टू इंफॉर्मेशन। इन 2005 द इंडियन पार्लियामेंट इंट्रोड्यूस द राइट ऑफ टू इंफॉर्मेशन एक्ट। अब यहां पे सबसे पहली चीज आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन था ये कभी इंट्रोड्यूस किया गया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था आपके 2005 में इंट्रोड्यूस क्या किया गया था। अब जो पर्पस था इस लॉ का वो क्या था, पर्पस था इस लॉ का कि गवर्नमेंट मशीनरी, जो गवर्नमेंट की जो बॉडीज होती है वो जो भी काम करती है, ठीक है, किसी भी तरह का काम करती है, उसकी सारी तो नॉलेज होनी चाहिए, वो सारी की सारी नॉलेज जो है जो कॉमन पर्सन होता है, जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनके पास क्या होनी चाहिए, उनको पता चलनी चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से क्या राइट टू इंफॉर्मेशन क्या लाया गया था। तो आप एक पॉइंट याद रखो, इंट्रोड्यूस कब किया गया था, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पर्पस क्या था, पर्पस ये था कि सिटीजन को पावर मिल सके कि जो गवर्नमेंट मशीनरी जो भी काम करे, ठीक है, उसके बारे में जो कॉमन पीपल्स है उनको पता होना चाहिए। इस वजह से ये राइट टू इंफॉर्मेशन क्या लाया गया था। इट अलाउ पीपल टू पार्टिसिपेट इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड एंश्योर द गवर्नमेंट लिसन टू देयर नीड्स, दिस इंप्रूव्स द ट्रस्ट एंड सेंटेंस डेमोक्रेसी। अब ये क्या करता है, ये अलाउ करता है, ये अलाउ करता है कि जो कॉमन पीपल्स है, जो कॉमन सिटीजन है, वो क्या कर सके, वो एडमिनिस्ट्रेशन के काम में क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके। और ये इंश्योर करे कि गवर्नमेंट जितने जो भी गवर्नमेंट फॉर्म हुई, वो गवर्नमेंट जो कंट्री के जो सिटीजन है उनकी जो भी नीड्स है उसको फुलफिल करे। ठीक है, अब जो राइट टू इंफॉर्मेशन हेल्प करता है, क्या करता है, हेल्प करता है सिटीजन को ये समझने में कि गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। साथ ही साथ ये क्या करता है, सिक्रेसी रिड्यूस करता है और गवर्नमेंट को ओपन और ट्रांसपेरेंट क्या बताता है। अब इसमें देखो 4 पॉइंट आपको याद रखना है। पहला आपको याद रखना इंट्रोड्यूस, ठीक है। दूसरा अगर मैं बात करूं, दूसरा क्या आएगा आपका पर्पस। अब याद रखो कि जो इंट्रोड्यूस कब हुआ था, इंट्रोड्यूस आपका जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में, ठीक है। इस एक्ट का पर्पस क्या था, इस एक्ट का पर्पस ये था कि सिटीजन्स को पावर मिल सके कि गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, ठीक है, उसके बारे में उनको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो सके ताकि जो काम है वो और अच्छी तरीके से किया जा सके। तीसरा क्या आता है, अलाउज। क्या आता है, अलाउज। अलाउ क्या करता है, ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है अलाउ करता है सिटीजन्स को कि वो पार्टिसिपेट कर सके और ये इंश्योर कर सके गवर्नमेंट जो भी काम कर रही है, ठीक है, वो कॉमन सिटीजन्स के नीड को फुलफिल कर सके। और लास्ट क्या आता है, ये हेल्प करता है। क्या करता है, हेल्प। चौथा याद क्या रखोगे, हेल्प। ये क्या करता है, हेल्प करता है सिटीजन्स को कि समझने की गवर्नमेंट काम किस तरीके से करती है, और ये जो सिक्रेसी वाला पार्ट है उसको रिड्यूस करती है और ट्रांसपेरेंसी का लेकर आती है। समझ में आ गया। तो ये 4 पॉइंट को याद रखना कि इंट्रोड्यूस कब किया गया था, पर्पस क्या था, ये राइट टू इंफॉर्मेशन अलाउ क्या करता है, और लास्ट क्या है, ये हेल्प किस तरीके से करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राइट टू वोट की। राइट टू वोट क्या है, अब आफ्टर इंडिपेंडेंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गेव बोथ men and women above 21 years the right to vote regardless of their caste, religion or economic status। अब यहां पे याद दो, अब इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडियन संविधान है, उसने क्या दिया, अधिकार दिया दोनों को, पुरुषों को भी और स्त्रियों को भी, कि जिनकी भी उम्र 21 साल से ऊपर है वो क्या कर सकते हैं, वो आपके वोट क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे किसी भी तरह का ये नहीं था, बोलते ना कि डिफरेंसेस नहीं था कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर या फिर इकोनॉमिक स्टेटस को लेकर। समझ में आ गया। आगे चलकर जो वोटिंग एज से रिड्यूस की गई, क्या की गई, रिड्यूस की गई। लेटर द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड टू 18 इयर्स। क्या हो गया, 18 इयर्स, अलाउइंग मोर यंग पीपल टू पार्टिसिपेट। ठीक है, फिर उसके बाद दिस हैज हेल्प्ड द इंडिया मेक द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। अब याद रखो इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या दिया, मेन और वुमेन्स को दोनों को ही अधिकार दिए कि आप 21 साल की उम्र के बाद से वोट कर सकते हो। ठीक है, अब ये इसमें कोई किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया कास्ट, रीजन और इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए। नेक्स्ट क्या, वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी। हाँ, आगे चलकर जो वोट करने की जो एज थी वो 21 साल से कहां कितनी कर दी गई, 18 इयर्स क्या कर दी गई, ताकि और भी यंग लोग क्या कर सके, आपके वोटिंग में पार्टिसिपेट कर सके, इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सके। हेल्प क्या करता है, इसने हेल्प क्या किया, ये हेल्प करा इंडिया को कि वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी पूरे वर्ल्ड में क्या बन सके। इतना क्लियर हो गया। देखो यहां पे याद रखना, आफ्टर इंडिपेंडेंस एक पॉइंट ये याद रखना आपको। दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना, वोटिंग एज रिड्यूस की गई थी, कितनी कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी।
ठीक है, वोटिंग एज रिड्यूस, देखो मैं यहाँ पे साइन दे रहा हूँ। और तीसरा क्या था, हेल्प दिया था। तो ये 3 पॉइंट आपको इस तरीके से याद रखें, समझ में आ गया। इंडिपेंडेंस में क्या हुआ था, मैन और वुमेन्स को दोनों का अधिकार मिला था 20 ईयर्स के वो एज वाले को कि वोट कर सके। फिर एज जो थी वो 18 साल से क्या 18 साल कर दी गई थी। नेक्स्ट आता है राइट बेस्ड अप्रोच। नेक्स्ट क्या था हमारा क्वेश्चन, राइट बेस्ड अप्रोच। अब इंडिपेंडेंस के बाद एफर्ट्स किए गए थे, क्या एफर्ट्स लिए गए थे कि इंडिया को और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक क्या बनाया जा सके। तो यहाँ पे देखो एफर्ट्स, क्या करोगे, एफर्ट्स, ठीक है, याद रखना। इंडिपेंडेंस के बाद और भी ज्यादा एफर्ट्स लिए गए कि इंडिया को और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक क्या बनाया जा सके। इन द बिगिनिंग सिटीजंस वर ट्रीटेड एज बेनिफिशियरीज ऑफ द रिफॉर्म। अब यहाँ पे क्या बोला गया, शुरुआत में देखो यहाँ पे बिगिनिंग याद रखना, पहले में एफर्ट्स क्या लिए गए थे कि इंडिया को और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाया जा सके इंडिपेंडेंस के बाद। दूसरी चीज क्या, बिगनिंग में शुरुआती दौर में इन सिटीजंस को क्या ट्रीट किया जाता, एज अ बेनिफिशियरीज क्या ट्रीट किया जाता रिफॉर्म में। अब यहाँ पे ध्यान दो, मेरा यहाँ पे मेन फोकस लर्न कर एक्सप्लेन करने से ज्यादा लर्न कैसे करना है उस चीज को बारे में है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, ओवर द टाइम दिस चेंज एंड रिफॉर्म्स लाइक एजुकेशन, इंफॉर्मेशन एंड फूड वेर सीन एज द राइट ऑफ द सिटीजन। अब क्या हो गया, ओवर द टाइम चेंज क्या हुआ, जैसे जैसे समय बदला वैसे वैसे चेंजेस आए और बदलाव आया, जैसे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन और फूड्स, ये क्या माने गए, ये सिटीजंस के अधिकार माने गए। और एज अ रिजल्ट क्या आया, एज अ रिजल्ट लॉज लाइक राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड एंड सेफ्टी वर इंट्रोड्यूस्ड टू एम्पावर पीपल। समझा, यहां पे ध्यान दो, इंडिपेंडेंस के बाद और भी ज्यादा एफर्ट्स ले गए कि इंडिया को और भी ज्यादा डेमोक्रेटिक बनाना चाहिए। फिर शुरुआती दौर में सिटीजंस को एज अ बेनिफिशियरी ट्रीट किया जा रहा था। फिर चेंज से क्या रखना, ठीक है, टाइम के हिसाब से चेंजेस जो है और रिफॉर्म्स जैसे एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, फूड को क्या माना गया, सिटीजंस के अधिकार माने गए। फिर नेक्स्ट क्या हमारा एज अ रिजल्ट क्या आया कि नए लॉज बने, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू फूड, अब ये सारी चीजें क्या बनाई गई ताकि लोगों को एम्पावर किया जा सके, समझे। नेक्स्ट, अब आते हैं हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ। क्या बोला गया, इलेक्शन कमीशन। अगेन ये देखो क्वेश्चन दिसंबर 2020 में पूछा गया था। यहां पे हम देखेंगे क्या बोला गया, इलेक्शन कमीशन क्या मेन बॉडी है, क्या है, मेन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शंस। तो यहां पे ध्यान दो, मेन बॉडी क्या है, मेन बॉडी किस लिए मेन बॉडी है, इलेक्शन कंडक्ट करवाने की जो पूरी की पूरी जवाबदारी होती है किसके ऊपर होती है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर होती है। तो याद रखना, मेन बॉडी से याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन इज द मेन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग द इलेक्शन इन इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 324 क्या कहता है, आर्टिकल 324 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटेड द इलेक्शन कमीशन एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी टू एंश्योर इलेक्शंस आर फ्री, फेयर एंड ट्रस्टवर्दी। देखो आर्टिकल 324 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसने क्या किया, ध्यान रखना, आर्टिकल 324 जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है उसने क्या किया, इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई, ठीक है। इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी का मतलब ये होता है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर का उस पर किसी भी तरीके का क्या रोल रहेगा नहीं, उसका किसी भी तरीके का हुकूमत चलेगा नहीं, समझ में आ गया। ताकि अभी क्यों किया गया था, ये इसलिए किया गया था ताकि जो इलेक्शंस हो वो बहुत ही फ्रीली हो, फेयर हो और भरोसे लायक, मतलब ऐसा नहीं गड़बड़ी हो, समझ में आ गया। और इसमें फंक्शंस क्या आते हैं ये ध्यान रख लो, पहले वोटर्स लिस्ट बनानी होती है, इलेक्शन कब और कहां कब तक चलेंगे ये डिसाइड होता है। फिर जो एप्लीकेशन जो कैंडिडेट्स भरते हैं जो इलेक्शन में खड़े होना चाहते उनकी एप्लीकेशन चेक करना। फिर साथ ही साथ पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना, हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या आता है, सॉल्विंग इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट, जो भी इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट्स होंगे उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने की जवाबदारी किसकी होगी, आपके इलेक्शन कमीशन की होगी, समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमारे साथ एक बहुत ही महान व्यक्ति आने वाले हैं, तो मैं आप सभी को कहूंगा कि एक बार खड़े हो जाइए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इलेक्शन की बात हुई तो हमारे साथ एक बहुत महान व्यक्ति आने वाले, तो आइए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे साथ देखिए कौन आ चुके हैं, प्रणाम बोलिए, ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए। तो देखिए सर जी हम यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें, आपको भी थोड़ा बता दूं, इलेक्शन कमीशन क्या एक मेन बॉडी है, क्या है, मेन बॉडी है, क्या किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, ठीक है। फिर देखो आर्टिकल 324 क्या, आर्टिकल 324 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्या किया उसने, इलेक्शन कमीशन को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बना दी ताकि जो इलेक्शन है वो क्या हो सके, फ्रीली हो सके, फेयरली हो सके और ट्रस्टवर्दी हो सके। फंक्शंस क्या होते हैं, सबसे पहली चीज क्या बनानी होती है, वोटर्स लिस्ट। दूसरा क्या बनाता है इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन का शेड्यूल बनाना। फिर उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन कैंडिडेट्स का वो चेक करना और फिर पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्निशन देना और इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करना। समझे, चलिए आप जा सकते हैं, धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए, धन्यवाद। चलिए टाटा बाय बाय, ठीक है। चलो अब आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। क्या आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म। अब यहां पे देखना ध्यान दो,
इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हम सभी से जानते हैं, ठीक है। और जो फ्यूचर डेमोक्रेसी का वो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्शन पे डिपेंड करता है। इलेक्शन विल ओनली बी ट्रस्टवर्दी इफ दे आर फ्री, फेयर एंड नॉट मैनिपुलेटेड। तो यहां पे ध्यान दो, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखोगे, इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। जो फ्यूचर डेमोक्रेसी का डिपेंड किस पे करता है, इलेक्शन पे डिपेंड करता है। ध्यान रखो, इंडिया का एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है पूरे वर्ल्ड में, जो फ्यूचर डेमोक्रेसी का डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्शन के ऊपर। अब इलेक्शन तभी ट्रस्टवर्दी हो पाएंगे, इलेक्शन तभी ट्रस्टवर्दी हो पाएंगे, भरोसेमंद हो पाएंगे जब वो फ्रीली, फेयरली और मैनिपुलेटेड ना होंगे, तब। समझ में आ गया। सजेस्टेड रिफॉर्म टू इंप्रूव द इलेक्टोरल प्रोसेस आर, सजेस्टेड रिफॉर्म याद रखो, क्या रखोगे, सजेस्टेड, पहला लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दूसरा सजेस्टेड रिफॉर्म। सजेस्टेड रिफॉर्म क्या है, पहला क्या बोला, पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% ऑफ इलेक्शन टिकट्स टू वुमेन। 50% टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स, 50% टिकट्स टू वुमेन कैंडिडेट्स। ध्यान रखना कि पॉलिटिकल पार्टीज को क्या करना चाहिए, 50% जो टिकट्स है, इलेक्शन टिकट्स है, वुमेन्स कैंडिडेट्स को देना चाहिए और उनकी हेल्प करनी कि वो इलेक्ट किए जा सके। फिर दूसरा क्या, पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट नॉमिनेट कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड, शुड नॉट नॉमिनेट, किसको नॉमिनेट, यहां ना दो, क्या, पहला 50% सीट वुमेन्स को देना चाहिए और उनको मदद करना चाहिए कि वो जीते। दूसरा क्या बोला है, शुड नॉट नॉमिनेट, किसको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए, ऐसे कैंडिडेट्स को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए जिनका बैकग्राउंड क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, क्या हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ऐसे लोगों को नॉमिनेट करना नहीं चाहिए। समझ में आ गया। द गवर्नमेंट शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इलेक्शन एक्सपेंसेस। अब यहां पे देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन एक्सपेंसेस, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इलेक्शन एक्सपेंस। अब यहां पे ध्यान दो कि जो इलेक्शन एक्सपेंसेस की जो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसकी होगी, गवर्नमेंट की होगी, किसकी होगी दोस्तों, गवर्नमेंट की होगी। समझ में आ गया। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 शुड बी चेंज्ड व्हेन नीडेड, ठीक है। और क्या बोला, जो एक्ट है हमारा 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, इसको चेंज करना चाहिए जब भी जरूरत पड़े, ठीक है। दिस रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट टू फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी इन इंडिया। अब ये रिफॉर्म क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट, क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जो डेमोक्रेसी है की जो फंक्शनिंग है वो क्या स्मूथली रन की जा सके। क्लियर है। पहला लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, दूसरा क्या रखना, सजेस्टेड रिफॉर्म में पहला क्या है, 50% इलेक्शन टिकट्स वुमेन को देना चाहिए। दूसरा क्या, शुड नॉट नॉमिनेट, किसको नॉमिनेट नहीं करना चाहिए, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को नॉमिनेट नहीं करना चाहिए। फिर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन एक्सपेंस किसके पास होनी चाहिए, गवर्नमेंट को क्या देनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता रीजनलिज्म, क्या था हमारा, रीजनलिज्म। चलो रीजनलिज्म देख लेते हैं। रीजनलिज्म क्या बोलता है, regionalism happens where people start feeling a strong connection to their language and region, which turns into a sense of identity. They focus on development and interest of their own region and believe they should have control over the resources and job opportunities in their area. देखो रीजनलिज्म कब होता है, सबसे पहली चीज रीजनलिज्म कब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल में एक बंदा हो, ठीक है, आई लिव इन एन एरिया, ठीक है, जो मेरी कम्युनिटी वालों का एरिया, जो मेरा ओरिजिन है, ठीक है। अब रीजनलिज्म ये वाली फीलिंग कब आएगी, रीजनलिज्म फीलिंग तब आती है जब हमें हमारी जो लैंग्वेज होती है, हमारी जो मदर टंग होती है, उस मदर टंग से हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग नाता बन जाता है और हम ये मानने लगते हैं कि हमारी जो मदर टंग है, हमारा जो रिलीजन है या फिर जो हमारा कास्ट है, ठीक है, यही हमारा क्या एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, क्या आइडेंटिटी है। और वहां पे फिर जो लोग होते हैं वो किस पे फोकस करने लगते हैं, वो लोग अपनी मदर टंग पे, अपनी जो ओरिजिन है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करने लगते हैं। और उनका कहीं ना कहीं ये भी मानना होता है कि हमारे रीजन में जितनी भी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, जितने भी जॉब अपॉर्चुनिटीज, तो वो सभी हमारे रीजन, हमारी कम्युनिटी के लोगों को ही मिलना चाहिए। इसी फीलिंग को हम लोग क्या कहते हैं, रीजनलिज्म कहते हैं। समझ में आ गया। फिर पीपल को क्या फील, लोगों को क्या फील होने लगता है, लोग बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लगते हैं अपने लैंग्वेज को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, ट्रेडिशंस को लेकर, हिस्ट्री को लेकर, अपने सोशल मूवमेंट्स को लेकर। फिर यही जो प्राइड है वो क्या बन जाती है, वो लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी क्या बन जाती है। अब यहां पे जो रीजनलिज्म वाले लोगों में फीलिंग है क्या होता है, जो लोग है वो धीरे धीरे अपने लैंग्वेज को लेकर, अपनी कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, सोशल, ठीक है, मूवमेंट्स को लेकर, अपनी चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा प्राइड फील करने लगते हैं, बहुत ज्यादा प्राउड फील करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं वो ये मानने लगते हैं कि हमारी जो भाषा है यही हमारी आइडेंटिटी है, यही हमारा आधार है, इसको हम खत्म होने नहीं दे सकते। और इसी चीजों पे क्या लड़ाई झगड़े क्या होने लगते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब जब ये जो कल्चरल, लिंग्विस्टिक, रीजनल आइडेंटिटी सब एक साथ आती है तो वो क्या क्रिएट करती है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्रिएट करती है किससे, रीजनल कॉन्शियसनेस का। समझ में आ गया। रीजनल कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, जहां पे जो लोग होते हैं वो अपने रीजन को लेकर, अपने कल्चर को लेकर, अपने ट्रेडिशन को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं कि नहीं भाई हमारी चीज है, हमारी चीजें ऐसी ही होनी चाहिए, किसी और तरीके से नहीं होनी चाहिए। इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा क्या कॉन्शियस हो जाते हैं। ठीक है, अब ये दिस कैन समटाइम लीड टू दी, अब ये क्या होता है, कई बार आपका इसकी वजह से क्या होता है, नई पॉलिटिकल पार्टीज फॉर्म हो जाती है। ठीक है,
प्रेशर ग्रुप्स आ जाते हैं, मतलब दल फॉर्म हो जाते हैं, जो क्या कहते हैं, जो अपोजिट कम्युनिटी या फिर अपोजिट रीजनल वाले जो लोग होते हैं उनको क्या करने लगती है, प्रेशराइज करने लगती है, और नए नए मूवमेंट्स भी क्या चलने लगते हैं। अब इसमें याद क्या रखना है, सबसे पहली चीज रीजनलिज्म क्या होता है ये आपको याद रखना है, यानी मीनिंग याद रखना है। फिर पीपल, लोगों को की फीलिंग क्या होती है, तो लोगों को प्राउड फील होने लगता है किसके ऊपर, अपने लैंग्वेज, कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री, सोशल मूवमेंट्स को लेकर, वो आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपका क्या आता है, अब इसी की वजह से क्या होता है, रीजनल कॉन्शियसनेस। रीजनल कॉन्शियसनेस कैसे आते हैं इसके बारे में आपको चीजें ध्यान रखनी है। और लास्ट में हमारा क्या होता है, नई पॉलिटिकल पार्टीज और प्रेशर ग्रुप्स, ये सारी चीजें क्या फॉर्म होती है। चलो आगे, मल्टी पार्टी सिस्टम। चलो मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। आगे मल्टी पार्टी सिस्टम मतलब क्या होता है, सबसे पहली चीज में मीनिंग लिखना है। क्या लिखना है आपको, मीनिंग लिखना है। चलो मीनिंग, ठीक है। मल्टी पार्टी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज, क्या बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती है, एक दूसरे से कंपीट करती है, किसके लिए, पावर के लिए, किसके लिए, पावर के लिए। और वो इक्वली क्या करते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्फ्लुएंशियल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्फ्लुएंशियल होते हैं आपकी पॉलिटिकल सर्कमस्टेंस को लेकर। फिर नेक्स्ट, सिंस इन इंडिया में अगर मैं बात करूं ईयर 1989 से, ईयर 89 के जो लोकसभा इलेक्शंस है वहां पे द टाइम ऑफ वन पार्टी डोमिनेटिंग एंडेड। अब यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे ये बोला है, देखो ईयर 1989 का जो हमारा सेंट्रल इलेक्शन होता है, यानी लोकसभा इलेक्शन होता है। लोकसभा इलेक्शन में पहले क्या हुआ करता था, जो कांग्रेस पार्टी थी यूज्ड टू बी अ डोमिनेटिंग पार्टी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी अकेली जीतती थी बैक टू बैक। बट ईयर 1989 में ये चीज क्या हो गई, एंड हो गई। क्या हो गई, यही चीज एंड हो गई, यही चीज क्या आप पे बोली गई है। क्या बोला है, ईयर 1989 में लोकसभा इलेक्शन में जो टाइम था वन पार्टी डोमिनेटिंग का, वो क्या हो गया, वो खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद से सिंस देन डिफरेंट पार्टीज हैव कम टुगेदर टू फॉर्म कोलिएशन गवर्नमेंट। अब यहां पे तीसरा पॉइंट लेना, इसको तीसरा पॉइंट लेना। उसके बाद से अलग अलग पार्टीज आई, अलग अलग पार्टीज मिलकर उन्होंने क्या गवर्नमेंट फॉर्म किया, कैसे, गठबंधन करके। गठबंधन को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोलिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिएशन। कोलिएशन गठबंधन कैसा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल देखो, किसी भी पार्टी को अगर गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो उसको एक बेंचमार्क दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, एक बेंचमार्क दिया जाता है कि इतना कम से कम आपकी सीट होगी तभी आप क्या कर पाओगे, आप गवर्नमेंट फॉर्म कर पाओगे, वरना फॉर्म कर नहीं पाओगे, ठीक है। और ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कई बार कि कुछ जो कोई भी गवर्नमेंट पार्टी है, कोई भी पार्टी है, वो बेंचमार्क कंसीडर नहीं कर पाती। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं 90 सीट्स है, क्या है, 90 सीट्स का बेंचमार्क है। अब कोई भी पार्टी 90 सीट्स का बेंचमार्क नहीं खेल पाती, तो यहाँ पे जैसे एक पार्टी है, ठीक है, उसके पास 70 सीट्स है, ठीक है, एक पार्टी है, ठीक है, उसके पास 10 सीट्स है, एक पार्टी है उसके पास फॉर एग्जांपल 5 सीट्स है, और एक पार्टी है उसके पास 5 सीट्स है। समझ में आ गया, तो 70 + 10 80 हो गया, 5 क्या हो गया, 90 हो गया। और इस तरीके से हमारा क्या हो गया, 90 पूरा क्या बन गया। अब ये चारों पार्टी क्या मिलकर लेंगे, हाथ मिला लेंगे, और हाथ मिला के फिर क्या करेंगे, गवर्नमेंट रहेंगे। इसी तरह की पार्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोलिएशन गवर्नमेंट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसी तरह की पार्टी की जो मिलावट होती है, ठीक है, जो मिलते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, इसी गवर्नमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, गठबंधन की सरकार बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में हमें क्या मानता जाएगा, कोलिएशन गवर्नमेंट बनता, कर लो, ठीक है। एंड द मल्टी पार्टी सिस्टम हैज बिकम स्टेबल इन दी कंट्री। और इसी तरीके से जो मल्टी पार्टी सिस्टम है आज भी कंट्री में क्या स्टेबल बन चुका है। इतना क्लियर हो गया। पहले मीनिंग, मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होती है, जब बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, कंपीट करती है पावर के लिए, और वो सभी का जो पावर होता है, जो दबदबा होता है, वो इक्वल होता है, वो इक्वली क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। डन। फिर इंडिया में 1989 के लोकसभा इलेक्शन के बाद से जो वन पार्टी डोमिनेटिंग सिस्टम था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। उसके बाद से सिंस देन कई सारी अलग अलग पार्टीज एक साथ आती है, क्या करती है, कोलिएशन गवर्नमेंट फॉर्म करती है, और गवर्नमेंट क्या रन करती है, और यहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम क्या बन गया, स्टेबल बन गया हमारी कंट्री में। डन। अब नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल पार्टी। नेशनल पार्टी क्या होता है, चलो वो देख लेते हैं। नेशनल पार्टी इज ऑल्सो नोन एज क्या, अब नेशनल पार्टी क्या होती है, एक ऐसी पार्टी, ऐसी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो नेशनल लेवल पे फंक्शन करती है। क्या करती है, नेशनल लेवल पे फंक्शन करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग नेशनल पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेशनल पार्टी बोलते हैं। याद कर लो, क्या ऐसी कोई भी पार्टी जो क्या करती है, नेशनल लेवल पे फंक्शन करती है, उसको हम लोग नेशनल पार्टी क्या बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता पुढे बघूया आम्ही काय बोललेलं आहे इकडे। देखो, the election commission has laid creation certain criteria for the party to get recognized as a national party। क्या बोला गया कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ सर्टन क्राइटेरिया रखी है, कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं कहलाती है। यहाँ पे नेशनल कमीशन ने इलेक्शन कमीशन ने कुछ सर्टन क्राइटेरिया बनाई है कि अगर आप चाहते कि आपकी पार्टी एक नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए तो उसको ये सर्टन क्राइटेरिया जो आपकी फुलफिल करने पड़ते, ठीक है।
ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट आप यहां से ले सकते हो, द पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% वैलिड वोट इन 4 और मोर स्टेट्स। क्या बोला है, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है, पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 6% का वैलिड वोट आने चाहिए। क्या वैलिड वोट्स मिलने चाहिए, क्या 4 या फिर 4 से ज्यादा स्टेट्स में। फॉर एग्जांपल ये 1 2 3 4 स्टेट्स हैं, ठीक है। इन 4 स्टेट्स का कम से कम कितना परसेंट, 6% अगर वोट मिलता है, इसका 6%, इसका 6%, इसका 6%, इसका 6%, कम से कम 6% वोट मिलता है, फिर जाके वो पार्टी क्या कहलाती है, एक नेशनल पार्टी क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, नेशनल पार्टी। 4 या फिर 4 से ज्यादा, अगर किसी 3 स्टेट में आपको 6% वोट मिल रहा है तो आपकी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं कहलाएगी। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, डन। फिर उसके बाद और स्टेट असेंबली इलेक्शन एंड मिनिमम 4 मेंबर्स शुड बी इलेक्टेड इन द लोकसभा फ्रॉम एनी स्टेट और स्टेट्स इन द अर्लियर इलेक्शन। अब क्या बोला गया, पॉलिटिकल पार्टी शुड सिक्योर एटलीस्ट 6% वैलिड वोट्स इन 4 और मोर स्टेट्स इन द अर्लियर लोकसभा, या फिर जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, स्टेट असेंबली इलेक्शंस एंड मिनिमम 4 members should be elected in the Lok Sabha from any state or states in the earlier election। समझ में आ गया क्या बोला गया, या फिर कोई भी 4 आपकी जो मेंबर्स होने चाहिए वो स्टेट असेंबली में क्या चुने जाने चाहिए आपके लोकसभा इलेक्शन के। क्लियर हो गया, नेक्स्ट। फिर सेकंड क्या, द कैंडिडेट्स ऑफ ए पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम ठीक है। क्या बोला, द कैंडिडेट्स ऑफ द पार्टी शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम 3 स्टेट। ठीक है, या फिर जो कैंडिडेट जो नहीं चाहिए आपके पार्टी के, वो कम से कम कितने स्टेट से चुने जाने चाहिए, 3 अलग अलग स्टेट से चुने जाने चाहिए, और शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम मिनिमम ऑफ द टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। अब या फिर वो क्या चुने जाने चाहिए, शुड बी इलेक्टेड फ्रॉम द मिनिमम ऑफ द टोटल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। कम से कम जो टोटल है जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का, उसका मिनिमम जो पार्ट है वो क्या चुना जाना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला, वाटर रिवॉल्यूशन। क्या बोला, वाटर रिवॉल्यूशन। चलो देखते हैं यहाँ पे डॉक्टर गजेंद्र सिंह ने क्या किया था, वाटर रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया था। तो याद रखो स्टार्ट किसने किया था, सबसे पहली चीज स्टार्ट किसने किया था, डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने स्टार्ट किया था। वाटर रिवॉल्यूशन कहां पे स्टार्ट किया था, राजस्थान में स्टार्ट किया था। उन्होंने क्या बिल्ड किया, यहाँ पे देखो, he built many जोहर्ट्स। ठीक है, जोहर्ट्स क्या होता है, एक ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एंड रिवाइव्ड रिवर्स इन द डेजर्ट एरिया। और साथ ही साथ जो नदियां, इन्होंने क्या किया था, जोहर्ट्स बिल्ड किया था। जोहर्ट्स क्या होता है, एक तरीके का ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और साथ ही साथ जो नदियां सूखी पड़ गई थी उनमें वापस से जान क्या डालने की उन्होंने कोशिश की। हिज ऑर्गेनाइजेशन, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, पहला देखो स्टार्टेड किसने किया, बिल्ड किया, क्या ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, तरुण भारत संघ। क्या, तरुण भारत संघ। इन्होंने हेल्प किया क्या, 11,000 जोहर्ट्स क्या बनाने के लिए अलग अलग गांव में, क्या 11,000 जोहर्ट्स बनाने के लिए अलग अलग गांव में। फिर ही ऑल्सो बिगेन अ कैंपेन, क्या स्टार्ट किया, कैंपेन स्टार्ट किया। किसने कैंपेन स्टार्ट किया, टू सेव वाटर एंड ब्रिंग रिवर्स बैक टू लाइफ अक्रॉस इंडिया। समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या किया था, कैंपेन स्टार्ट किया था ताकि वो पानी बचा सके, और जो रिवर्स को वापस से, क्या सूखा जो पड़ गया रिवर, उनमें वापस से एक बार पानी की लहर जो उठनी चाहिए, इसके लिए इन्होंने क्या काम किया। देखो स्टार्ट पहले डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने क्या किया था, वाटर रेवोल्यूशन स्टार्ट किया था आपके राजस्थान में। फिर बिल्ड क्या किया था इन्होंने, कई सारे जोहर्ट्स क्या होता है, एक ट्रेडिशनल वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो बिल्ड करवाया, और कई सारी जो सूखी पड़ी नदियां थी उनमें वापस से क्या जान डालने की कोशिश की। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था, तरुण भारत संघ, ठीक है। इन्होंने क्या किया, 11,000 जोहर्ट्स बनाए और अलग अलग गांव में। साथ ही साथ इन्होंने क्या स्टार्ट किया, कैंपिंग, एक कैंपिंग स्टार्ट किया जहां पे वो पानी बचाने की कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ वापस से जो रिवर्स को लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे थे। अब आता है वर्कर मूवमेंट, ठीक है। वर्कर मूवमेंट में क्या बोला है, अब देखो मार्च 2025 का ही क्वेश्चन है। क्या बोला है, इंडस्ट्रीज इन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स लाइक टेक्सटाइल मिल्स, रेलवे कंपनी स्टार्टेड इन इंडिया इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन लार्ज नंबर ऑफ लेबर ऑफ फोर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। क्या बोला है, इंडस्ट्रीज जो थी वो कहां पे चालू थी, इंडस्ट्रीज, अब इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में दोनों में स्टार्ट हुई। कैसे स्टार्ट हुई, जैसे टेक्सटाइल मिल स्टार्ट हुए, रेलवे कंपनी चालू हुई, जो इंडिया में स्टार्ट हुई। आगे चलकर 19th सेंचुरी, इन द लेटर पार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी, ठीक है। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से क्या, एक लार्ज नंबर ऑफ लेबर्स क्या है, एग्जिस्टेंस में आए। दिस लेड टू द लॉट ऑफ लेबर इश्यूज, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे लेबर इश्यूज क्या अराइज हो रहे हैं। ईयर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस क्या हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था। याद रखो ईयर 1920 में क्या हुआ था, ईयर 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एस्टैब्लिश किया गया था,
ताकि जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व किए जा सके। फिर इसके बाद बहुत सारे यूनियंस फॉर्म हुए थे, मेनली बहुत सारे यूनियंस क्या किए गए थे इंडिपेंडेंस के बाद क्या फॉर्म कर दिए गए थे। अभी जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था। कौन सी ईयर से? ईयर 1960 से लेकर ईयर 1980 तक। फिर इसके बाद 1980s के में, आफ्टर 1980s के बाद जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट था, ठीक है, उसका जो मोमेंटम था वो स्लो हो गया था और कहीं ना कहीं जो लोग थे वो सब क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे। पहले याद रखो इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों में स्टार्ट हुई थी। टेक्सटाइल मिल, रेलवे कंपनीज, ठीक है, स्टार्ट हुई थी और लेटर पार्ट ऑफ 19th सेंचुरी में। क्लियर हो गया। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कई सारा जो लेबर फोर्स है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो दोस्तों अब इसकी वजह से क्या हुआ, कई सारे लेबर इश्यूज भी है। ईयर 1920 में ऑल इंडिया यूनियन ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म हुआ था ताकि ये जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। कई सारे लेबर यूनियंस फॉर्म हुई थी इंडिपेंडेंस के बाद। जो ट्रेड यूनियन था वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव था ईयर 1960 से लेकर ईयर 1980 तक। अब ईयर 1980 के बाद जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट ने क्या मूवमेंट था वो स्लो हो गया और सभी लोग क्या डिसइंटीग्रेट हो गए। नेक्स्ट अब आता है करप्शन। करप्शन का पूछा गया था, मार्च 2023 में पूछा गया था। अब करप्शन क्या? करप्शन इज वेरी हाई इन इंडिया पब्लिक सेक्टर। करप्शन क्या बहुत हाई है, याद रखो करप्शन बहुत ही ज्यादा है हमारे इंडिया में। समझ में आ गया, ये बोला गया। फिर करप्शन एट बोथ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिड्यूसेस द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये क्या करता है? रिड्यूसेस द गवर्नमेंट एफिशिएंसी। करप्शन क्या करते हैं? करप्शन दोनों ही पॉलिटिकल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है दोनों में ही जो करप्शन है क्या करता है, जो काम करने की जो एफिशिएंसी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। अब इसकी वजह से क्या होते हैं? डिलेज होते हैं गवर्नमेंट के काम में, पब्लिक सर्विसेज पुअर होती है, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल मिस्टेक्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। अब इसकी वजह से क्या होता है? दिस लीड टू द डिससैटिस्फैक्शन डिस्ट्रस्ट अमंग द पीपल्स टुवर्ड्स द गवर्नमेंट। अब इसकी वजह से क्या होता है? डिस्ट्रस्ट और डिससैटिस्फैक्शन और डिस्ट्रस्ट, ठीक है। अब इन चीजों की वजह से क्या होता है? लोगों के बीच में गवर्नमेंट के प्रति डिससैटिस्फैक्शन और जो भरोसा होता है वो क्या होता है? कम हो जाता है। करप्शन जो होते हैं वो इलेक्शंस में होते हैं जहां पे वोटर्स को घूस देख के क्या बुलाया जाता है, फेक वोट जलवाए दिए जाते हैं, वोटर्स को किडनैप कर दिया जाता है, ठीक है। लोगों का जो कॉन्फिडेंस होता है वो क्या कर दिया जाता है? कम कर दिया जाता है डेमोक्रेटिक सिस्टम में। फिर इसके बाद आप स्टेप्स कौन से लेने चाहिए? यहाँ पे देखो स्टेप्स मस्ट बी टेकन। स्टेप्स क्या लेने चाहिए करप्शन को स्टॉप करने के लिए? सबसे पहली चीज, ये सिर्फ गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं, साथ ही साथ पर्सनल लेवल पे भी हमें क्या फॉलो करना चाहिए, ठीक है। क्या बोला गया? स्टेप्स हमें लेने चाहिए, हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए, कड़े कदम उठाने चाहिए ताकि हम क्या कर सके, जो करप्शन है उसको हमारे देश से क्या भगा सके, कम कर सके। सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पे, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे नहीं, हमारे अपने पर्सनल लेवल पे हमें ये चीजें क्या ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप आगे बात करेंगे हम लोग। 2 क्वेश्चन लास्ट का बाकी है। क्या बोला? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। क्या बोला? क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स में अब बहुत सारे जो क्रिमिनल्स जो क्या कहते हैं इन्वॉल्व हो जाते हैं पॉलिटिक्स में। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है डेमोक्रेसी की। सबसे पहली चीज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डेमोक्रेसी में कि कई सारे जो क्रिमिनल्स है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा क्या बोला गया? पॉलिटिकल पार्टी समटाइम्स अलाउ पीपल विद क्रिमिनल रिकॉर्ड्स और करप्शन चार्जेस टू रन फॉर ऑफिस। अब यहाँ पे क्या बोला है? कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज है क्या करती है? अलाउ करती है। अलाउ क्या? कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज अलाउ करती है ऐसे लोगों को जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और साथ ही साथ उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस है, फिर भी उनको क्या एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस क्या रन करने की जवाबदारी देने के लिए क्या उनको नॉमिनेट करती है। ये क्या होता है? दिस मेक्स मनी एंड पावर प्ले अ बिगर रोल इन दी पॉलिटिक्स। अब ये क्या करता है? इस चीज से होता है ये कि मनी और जो पावर है एक बहुत ही बड़ा रोल क्या प्ले करता है पॉलिटिक्स में, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इट कैन ऑल्सो लीड टू वायलेंस ड्यूरिंग द इलेक्शन। अब इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल बैकग्राउंड से या फिर करप्शन के चार्जेस लगे तो वो हो सकता है कि इलेक्शन जो फ्रीली पहली ना होने थे वहां पे लड़ाई झगड़े दंगे जैसे भी मैटर्स क्या उठ के आए, ठीक है। लास्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कम्युनलिज्म एंड टेररिज्म, ठीक है। कम्युनलिज्म और टेररिज्म क्या होते हैं? देखो कॉजेस क्या है। सबसे पहले कम्युनलिज्म और टेररिज्म की वजह से आपका नेशन को एक बहुत ही बड़ा हार्म पहुंचता है। कम्युनिज्म क्या कहता है? कम्युनिज्म जो नैरो रिलीजियस प्राइड है उसको बढ़ाता है। कहीं ना कहीं जो बंदा है उसको अपने रिलीजन के ऊपर, रीजनल नहीं, रिलीजन के ऊपर, अपने धर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा एक्सेसिव प्राइड होता है और सामने वाले के रिलीजन को बहुत छोटा समझता है। तो इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिज्म बोलते हैं, ठीक है। फिर कम्युनिज्म जो होता है वो क्या करता है? वो 2 अलग अलग रिलीजन्स के बीच में क्या लड़ाई करवाता है, झगड़े करवाता है। रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हैम्पर्स द सोशल स्टेबिलिटी। और जब कभी भी लड़ाई जो होती है दो धर्मों के बीच में होती है, 2 जातियों के बीच में होती है, तो जो एक सोशल स्टेबिलिटी होती है, एक जो सोशल पीस होता है हमारी सोसाइटी का,
वो क्या हार्म होता हुआ हमें दिखाई देता है। सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी आपकी डिवाइड हो जाती है, किसके बेसिस पे, आपकी कम्युनल लाइंस के पीछे, रिलीजन के बेसिस पे क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। और इसी कम्युनिज्म की वजह से क्या होता है, टेररिज्म को भी आपकी पनाह क्या मिलती है, जहां पे लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि हमारी जात का, हमारे धर्म का बहुत ही ज्यादा क्या किया गया, अपमान किया गया, अब हमें इसके ऊपर कि इसके खिलाफ क्या आवाज उठानी पड़ेगी। और इसी के चलते जो लोग होते हैं वो क्या टेररिस्ट जैसी एक्टिविटीज क्या परफॉर्म करने लग के। समझ में आ गया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जब कभी भी लड़ाई होती है इसकी वजह से बहुत ही बड़ा डैमेज होता है हमारे पूरे देश का। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अगर बात करूं तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन द कंसेप्ट जो मैंने आपको करवा दिया पीवाईक्यूज। होप्स आपको यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें क्लियर हुई। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप चाहते हो कि ऐसे और कई सारे वीडियोस में लेकर आऊं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। मिलता है हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।